Hello class 10th, how are you? I hope you all will be fine guys. So today we have going to discuss the chapter number 6 where we have discussed the life process जिसका एक हिस्सा ऑलरेडी ही अपलोड हो चुका है हमारे YouTube चैनल पर। उसका दूसरा हिस्सा बचा हुआ था जिसमें हमें रिस्पायरेशन से आगे के प्रोसेस कंप्लीट करनी थी। ओके, तो इंतज़ार नहीं करते हैं, शुरू करेंगे। सो यू कैन ज्वाइन, दिस इज़ आवर यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट, हियर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। ओके, लेट्स लुक द लाइफ प्रोसेस। ओके, हमें यहीं से आगे का बात करना था। ओके, देखिए रिस्पायरेशन, व्हाट इज द रिस्पायरेशन? सबसे पहले इसको देखते हैं। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल ऑफ द बॉडी ऑफ द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। दैट मीन्स जो हम खाना खाते हैं हमारे सेलों तक वो फूड मटेरियल पहुंच जाते हैं तो वो हार्ड सब्सटेंसेस के तौर पर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के तौर पर हमारे सेलों के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, लाइक अ प्रोटीन, लाइक अ फैट। तो इनको बर्न करके सेल के अंदर ही ऑक्सीजन की मदद से रिएक्ट कराने के बाद हमें एनर्जी रिलीज करके हमारे सेल देते हैं, और यही प्रोसेस को अपन लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। और यह जो एनर्जी रिलीज होती है टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। मतलब यह जो प्रोसेस है वह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्सों में कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, थ्रू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी। दैट मीन्स जो एनर्जी रिस्पायरेशन के थ्रू रिलीज हुआ, रिस्पायरेशन थ्रू के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिलीज हुआ, वह यूज्ड हो जाता है ताकि एटीपी के बंडल्स बनाए जा सके, एटी फॉर्म मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकें। मतलब जो भी एनर्जी रिलीज होती है बच्चों सेल के अंदर, वह एटीपी के तौर पर अपने आप को एटीपी के फॉर्म पर कन्वर्ट करके रखती है। एटीपी इज नथिंग बट द एडेनिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज आल्सो अ फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी। ओके, फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स, किससे? एडीपी मॉलिक्यूल्स, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, देखिए तो जो एडीपी है पार्टिसिपेशन लेता है फॉस्फेट के साथ में, और ये रिएक्ट करने के बाद एनर्जी, और नीचे क्या है, फ्रॉम रिस्पायरेशन प्रोसेस एटीपी बना करके छोड़ देते हैं। एटीपी इज नथिंग बट द बंडल ऑफ द एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एनर्जी इज स्टोर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस वह सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स के तौर पर सेव रहते हैं। When the cell is needed energy, जब कभी भी सेल को किसी काम के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ओके, तो एटीपी इज ब्रेकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो जो एटीपी है जो कि बंडल के तौर पर अपने आप में एनर्जी का बंडल बना के रखा था, तो वह ब्रेक डाउन हो जाता है किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चों। और फ्रॉम द एडीपी एंड द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम एडीपी से, सॉरी, एटीपी ब्रोकन डाउन होता है प्रेजेंस ऑफ द वाटर में, और क्या फॉर्म करता है? एडीपी फॉर्म करता है और एनर्जी रिलीज करता है। कैसे होगा? एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, इट्स रिलीज द अलॉन विद द एडीपी एंड द एनर्जी बंडल्स। ओके, जो कि सेल के जो भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वह उसकी पूरी हो जाती इन्हीं दो प्रोसेस के बेसिस पर। चलिए रिस्पायरेशन के टाइप्स को देखेंगे, रिस्पायरेशन के टाइप्स को समझेंगे। ओके, और ये भी समझेंगे कि किस में आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और किस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती रिस्पायरेशन के। ओके, देखिए द टाइप ऑफ द रिस्पायरेशन पे देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द रिस्पायरेशन। दे आर द एरोबिक और सेकेंड वन इज द एनारोबिक। एक एक करके दोनों को समझेंगे बच्चों। एरोबिक की बात करें तो एरोबिक दिस काइंड्स ऑफ द रिस्पायरेशन विच आर टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वह आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है। इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, यह क्या करता है? बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है तब। ओके, देन एंड प्रोडक्ट आर द कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इसका लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी होता है। इट टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एरोबिक टाइप के रिस्पायरेशन ही पाए जाते हैं बच्चों। ओके, देखिए नेक्स्ट, इन द एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरूवेट एसिड। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए
कि यदि हम खाना खाते हैं तो जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो ग्लूकोज के तौर पर मिलता है। तो जो ग्लूकोज है वह आपका बदल जाता है किसमें, पायरुवेट एसिड में, इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट एसिड में आपका ग्लूकोज बदल पाता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, देन इट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में बदलेगा और पायरुवेट एसिड जो है फिर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेगा और किस में बदल जाएगा बच्चों, अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में बदल देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, देखिए ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज है वह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के डिमांड पर अपने आप को पायरुवेट एसिड में बदल देता है और पायरुवेट एसिड फिर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही और अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी के तौर पर बदल देता है। ओके, तो जो आपको पता है, सॉरी नॉट H2O, दैट इज अ CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस, ब्रीथिंग प्रोसेस जो ऑक्सीजन जो है किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ये वाले प्रोसेस में भी कुछ हिस्सा इसका रहता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन प्रोसेस, एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है आपके बॉडी से आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर कर दिए जाते हैं, दैट मींस आपके बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनारोबिक की। तो सिंपल से मतलब है, पहले वाले में यदि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है तो दूसरे में ऑक्सीजन की डिमांड बिल्कुल भी नहीं रहेगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। ओके, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने वही बताया कि यह प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंट में होने वाला प्रोसेस है। इट प्रोड्यूस, और ये भी प्रोड्यूस करता है बट लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंपेरिजन टू द एरोबिक रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन पे लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है, बट कि दूसरा केस जो है हमारे सामने एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी जो है लेस अमाउंट में रिलीज होता है बच्चों। ओके, द एंड प्रोडक्ट आर द लैक्टिक एसिड, और साथ में जिस तरीके से इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी था, तो उसी तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट रहता है वह आपका लैक्टिक एसिड रहता है, एथेनॉल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है अलॉन्ग विद द एनर्जी। ओके, और इट टेक प्लेस इन द मसल सेल एंड ईस्ट, और ये जो है पूरी तरीके से मसल सेल में कंप्लीट होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको दिमाग में रखना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एसिड, दैट मींस कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आपके मसल सेल में, तो जो ग्लूकोज है वह तो बदलेगा ही पायरुवेट एसिड में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब समझिए, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पर पायरुवेट में बदलता है, जबकि एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पर पायरुवेट एसिड में बदलता है। एंड पायरुवेट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड एंड द एनर्जी, और उसके बाद जो पायरुवेट एसिड है वह आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल जाता है बच्चों। देखिए ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ नहीं रहनी चाहिए, हाँ ठीक है। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनाएगा, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस पर इन मसल्स में आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन के तैयार होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ईस्ट एक कीड़ा है। ओके, ईस्ट में क्या है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एसिड। बात सही है कि ईस्ट में भी जो ग्लूकोज है वह अपने आप को पायरुवेट एसिड में बदल देता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पर दूसरा जो केस आपका स्टार्ट होता है वह यहाँ से है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में पायरुवेट जो है अपने आप को एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में बदल देता है, और इस प्रोसेस को ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। दैट मीन्स ईस्ट से अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हुआ। ओके, तो देखिए, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एसिड, बट इन पायरुवेट एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द ईस्ट इट्स कन्वर्टेड इनटू द एथेनॉल, CO2 एंड द एनर्जी अलॉन्ग विद इट। ओके, तो इस तरीके से यह काम जो है लगातार आपका चलता रहता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन वेरियस पथवे। अब देखिए कौन कौन से रास्ते हैं जिससे जो आपका ग्लूकोज है वह ब्रेकन डाउन होता है और स्मॉलर सब्सटेंस में टूटता है। उन्होंने क्या बोला अभी कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय वेरियस पथवे, दैट मीन्स वह कौन कौन से रूट हैं, रास्ते हैं जिससे ग्लूकोज है टूटता है। अब देखिए, ग्लूकोज है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे काम करेगा, साइटोप्लाज्म के
अंदर काम करेगा। साइटोप्लाज्म इज व्हाट? इट इज वन काइंड ऑफ द लिक्विड विच आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने आप को किस में बदलेगा बच्चों? पायरूवेट एसिड और एनर्जी में बदलेगा। अब इस पायरूवेट एसिड के 3 केस होने हैं। एक केस होगा एरोबिक का, दूसरा केस होगा एनारोबिक का, और तीसरा केस होगा एनारोबिक का, और तीसरा केस होगा आपका ईस्ट का। ओके, तीनों में एक एक करके देखिए। पायरूवेट एसिड यदि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पर काम करता है, दैट मीन्स एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, तो ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी। बिल्कुल साथ दिया ऑक्सीजन ने। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला प्रोसेस है बच्चों ये। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने आप को या ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल्स में, अलॉन्ग विद द एनर्जी। ओके, सेकेंड वन क्या है आपका? यही जो पायरूवेट एसिड है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू यदि काम करता है, तो एनारोबिक जो रिस्पायरेशन वो आपके मसल सेल में देखने को मिलते हैं, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में पायरूवेट जो है अपने आप को लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल देता है। लैक्टिक एसिड के जमाव या एक्यूमुलेशन की वजह से पर्टिकुलर पार्ट पर पेन होने लगता है बच्चों। ओके, कैसे पता है हमें? देखिए, जब कभी भी हम ज़्यादा काम करते हैं अपने मसल्स के यूज़ करते टाइम, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे हमने काम को निपटाया उसके जस्ट बाद उस हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, पैनिंग होने लगती है, दर्द देने लगता है वो वाला हिस्सा। वजह क्या? लगातार काम करने की वजह से जो मसल सेल हैं उनको ऑक्सीजन की डिमांड सही तरीके से मिल नहीं पाई, और ऑक्सीजन के ना मिल पाने से सफिशिएंट अमाउंट में कौन सा रिस्पायरेशन होने लगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे मसल सेल्स करने लगते हैं। और जब एनारोबिक मसल सेल्स रिस्पायरेशन को टेक प्लेस करेंगे तो जो लैक्टिक एसिड है, इसका इंड प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड जो है लगातार इकट्ठा होने लगता है। ओके, इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया हमें पेन फील करने लगती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो आपका पायरूवेट एसिड है, तीसरा केस ये होगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में ईस्ट में होने वाला जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है आपका एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अलॉन्ग विद द एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ओके, बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। ओके, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, अपन लोग इंसान हैं, अब हमारे अंदर रिस्पायरेशन का क्या रोल है इसको समझेंगे। ओके, द मेन ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम आर द नॉस्ट्रिल। मतलब हमारे रिस्पायरेशन सिस्टम पे जो वो ऑर्गन जो कि अपना हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेशन लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सिंपल सा मतलब है, हम इनहेलेशन करते हैं, बाहर से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं तो नॉज के थ्रू लेंगे, दैट मीन नॉस्ट्रिल इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नसल कैविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो जो नोज है इसका थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा इसका नसल कैविटी कहलाता है बच्चों। ओके, नसल कैविटी के साथ में थर्ड वन आपका आता है, वो है फेरनेक्स। फेरनेक्स इज नथिंग बट द दिस वन, ये वाला एरिया। ओके, फेरनेक्स, तो फेरनेक्स में आएगा। उसके बाद फेरनेक्स के बाद लैरिंक्स वाला हिस्सा आपके काम आएगा, ये है लैरिंक्स। ओके, इसके बाद ब्रांचॉइड। ब्रांचॉइड किसको बोलते हैं? देखिए, ब्रांचोई आएगा, ब्रांचॉइल्स आएगा, लंग्स आएगा और डायाफ्राम आएगा। तो डायाफ्राम इसके अंदर वाला हिस्सा रहता है। ओके, डायाफ्राम, ये वाला हिस्सा डायाफ्राम कहलाएगा। ये वाले हिस्सा भी आपके रिस्पायरेशन पे मदद करती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। आप समझिए, हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एनवायरनमेंट से नोज के थ्रू अंदर लिया, किसको? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। तो ये आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से अंदर जाएगा। देखिए, तो कौन कौन से हिस्सा पार्टिसिपेशन ले रहे हैं? नॉस्ट्रिल लेगा, ये वाला हिस्सा को नोजल कैविटी बोलते हैं, ये पार्टिसिपेशन लेगा। ओके, और इसके बाद जब और अंदर आओगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ बात रहता है आपका ओपिलोगैक्टिस, ओपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस रहता है, एपिग्लोटिस, उसका भी थोड़ा बहुत योगदान है। ओके, इसके बाद जो आपका एयर बंडल मॉलिक्यूल से दैट मीन्स ऑक्सीजन है, वह आपका फेरनेक्स वाला हिस्से में पहुंच जाएगा, ये वाला हिस्सा। इसके बाद लैरिंक्स वाले हिस्से में पहुंच जाएगा, और यहाँ से फिर स्टार्ट होते बच्चों क्या? ट्रैकी, ये ट्रैकॉइड्स। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट होगा ब्रांची और ब्रांचॉइड्स और लंग्स और डायफ्राम। ओके, तो जैसे ही ये वाला हिस्सा इन एरिया से गुजर करके वे इसको बोला जाता है एयर विंड पाइप भी बोला जाता है। ओके, तो हम लिख देंगे विंड पाइप। विंड पाइप से होते हुए जो आपका एयर बंडल मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वह आपके लंग्स में एंटर करता है। अब लंग्स के अंदर क्या है? आपके ब्रांचॉई स्ट्रक्चर है, ये ब्रांचॉई स्ट्रक्चर है, और इन ब्रांचॉई के
और छोटे छोटे हिस्से जिसको आप लोग ब्रांचॉइल्स बोलते हो। क्या बोलते हैं? ब्रांचॉइल्स बोलते हैं, ब्रांचॉइल्स। ओके, तो ये वाले हिस्सा ब्रांचॉइल्स कहलाते हैं। और एक हिस्सा का नाम यहाँ नहीं दिया गया बच्चों, लास्ट में आपका ऐसे एयर बलून लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिनको कि एल्वोलाई बोला जाता है। कहीं दिया होगा, समझेंगे, ये है देखिए, दैट इज अ एल्वोलाई। ओके, एल्वोलाई वाला हिस्सा रहता है जिसमें एक्चुअली में जो एल्वोलाई है वह गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है। एल्वोलाई से ही बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं से ही आपका जो ऑक्सीजन है डिफ्यूजन प्रोसेस करके आपके ब्लड में चले जाते हैं और जो हार्ट को पंप कर दिया जाता है। ओके, तो एल्वोलाई में पहुंचेंगे और एल्वोलाई के बाद जो है आपका टर्मिनल ब्रांचॉइड्स हैं ये, और ये वाला हिस्सा राइट ब्रांचॉइड्स हैं। इधर का अलग से हिस्सा होगा लेफ्ट लंग्स कहलाएंगे, कॉर्टिलेज कहलाएंगे, ये सब इसी के ही हिस्से हैं। तो देखिए, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लिया, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आया, यहाँ से फिर ऐसे इसके ब्रांचेस निकले गए हैं, उसके लास्ट कॉर्नर तक जाएंगे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। लास्ट कॉर्नर से फिर आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको आप लोग एल्वोलाई बोलते हैं। यहीं गैस का डिफ्यूज़न होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है किसमें अब डिफ्यूज़ होकर के किसमें चला जाता है? आपके ब्लड में चला जाता है, ब्लड से हार्ट की ओर, और हार्ट जो है बॉडी के अलग अलग हिस्से पर उसको पंप कर देता है। सारा अलग अलग बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से हार्ट की ओर पंपिंग किए जाते हैं, हार्ट कलेक्ट करता है और उसको पुशअप कर देता है टुवर्ड्स द लंग्स। तो लंग्स में क्या है? फिर से एल्वोलाई वाले हिस्से में आएंगे, क्योंकि एल्वोलाई वाला हिस्सा आपका आर्टरी और वीन से जुड़े रहते हैं बच्चों। ओके, तो उसमें जुड़े रहने के बाद फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई को भरेंगे, और यहाँ से फिर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर है, एयर बबल है, वह इधर आ जाएगा, यहाँ से फिर इधर, इधर से फिर नोज के थ्रू शरीर से बाहर, और ये रिपीटली होने वाला प्रोसेस है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था उसी का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके और आगे से अच्छे से चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए, मैंने जो बताया वही होगा। जो एयर है, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, वह इंटर होता है थ्रू द नॉस्ट्रिल, नाक के ये वाले हिस्से थ्रू इंटर किया जाता है। द हेयर एंड द म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। अब आपने देखा होगा नाक के अंदर स्मॉल हेयर्स रहते हैं, तो हेयर के कुछ काम है, इसी वजह से वहाँ हेयर्स आते हैं। हेयर का काम है कि जब ये जो आपका एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर पे जितने गैस हम या एयर को अंदर ले रहे हैं, तो उसमें यदि डस्ट हो तो वो आपके उसमें चिपक जाएं। जो हेयर है, बाल हैं आपके नाक के अंदर, उसमें चिपक जाएं, और साथ में वो म्यूकस भी करता है, म्यूकस रिलीज भी करता है, ताकि उस लिक्विड में, म्यूकस वाले लिक्विड में जाके चिपक जाए वो डस्ट, जब और एयर ही अंदर जाए। ओके, इट देन पासेस थ्रू द फेरनेक्स, और यह जो है किसके थ्रू पास कर दिया जाता है? फेरनेक्स को पास कर दिया जाता है। नॉस्ट्रिल से फेरनेक्स को पास कर दिए जाते हैं, फेरनेक्स के बाद लेरनेक्स को पास कर दिए जाते हैं, ट्रैकियोइड्स को पास कर दिए जाते हैं, ब्रांची को पास कर दिए जाते हैं, और ब्रांचॉइड एंड इंटर द लंग्स। और उसके बाद ब्रांचॉई के बाद जो है, जो एक्चुअली आपका एयर बबल हैं वह आपके लंग्स में इंटर करते हैं। देन क्या है? द ट्रैकोइड्स। अब ट्रैकोइड्स क्या करते हैं बच्चों? ट्रैकोइड्स हैज रिंग ऑफ द कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट फ्रॉम collapsing when there is no air in the tracheids। that means जो आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज है, that means आप देख सकते हो ये वाले हिस्से में रिंग ऑफ कार्टिलेज रहते हैं, ऐसा। ओके, रिंग ऑफ कार्टिलेज हैं, ये क्या डिसाइड करते हैं? ये रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको? कोलैप्सिंग को। व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकोइड्स, जब ट्रैकोइड्स के अंदर किसी तरीके से कोई एयर नहीं रहता, तब ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, प्रिवेंशन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? द ब्रांचॉइड डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड द ब्रांचॉइल्स। तो जो ब्रांचॉइड है, ये वाला हिस्सा है जो अभी मैंने थोड़े के दिखाया था कि ये वाले हिस्से जो है स्मॉलर, फिर से छोटे छोटे हिस्से में टूटे रहते हैं, ब्रांच में टूटे रहते हैं, और इन ब्रांच को ही आप क्या बोलते हो बच्चों? ब्रांचॉइल्स बोलते हो। विच एंड इन द टीनी एयर सैक कॉल्ड एल्वोली, और जो जाकर के कंप्लीट होते हैं, इनका जो ब्रांचॉइल्स का लास्ट सिरा होता है वह किससे जुड़ा रहता है बच्चों? आपके एयर सैक, जिसको कि एल्वोलाई बोलते हैं, दैट मीन्स बलून लाइक स्ट्रक्चर से जाकर के जुड़ा रहता है। और द एल्वोलाई इज द सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, और जो एल्वोलाई है वही रिस्पॉन्सिबल है किसको? कि ऑक्सीजन वाले जो एयर है उसको डिसॉल्व कर दे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल इज नथिंग बट द आर्टरी एंड वेन्स। ओके, तो उसमें वह मिला देता है एयर को, विद एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, और साथ में जो आपका एल्वोलाई वाला हिस्सा है वह गैस को एक्सचेंज करने का भी काम करता है।
द एल्वलाई हेल्प इन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैस। दैट मीन्स एल्वलाई का दूसरा काम ये भी है कि ये एरिया को बढ़ाता है ताकि जो गैसों का एक्सचेंज है वह बहुत आसानी से और अच्छे से हो पाए। ओके, तो ये देख सकते हो, ये आपका ब्रांचॉइड्स हैं, ये आपके ऐसे स्ट्रक्चर लगे गए हैं जिसमें कि आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को एल्वलाई बोला जाता है। और ये देखिए यहाँ भी बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यही आपके एल्वलाई है। इसको यदि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर को आप काट के देखोगे तो कुछ इस तरीके से स्पेस आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देता है, जिसके बाहर से आपके ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं। तो यहाँ का एयर जो है, ऑक्सीजन वाला एयर जो है, ये पास हो जाता है और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू किसमें, आपके ब्लड में। ओके, और ब्लड जो है फिर हार्ट की ओर पंप कर देता है और हार्ट जो पूरी बॉडी की अलग अलग हिस्सों तक पंप कर देता है। आगे बढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। अब यहाँ समझेंगे ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को। ओके, तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग क्या है और किस तरीके से इसको पढ़ना है बच्चों। ओके, मैं बात कर रहा था मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग की, तो इसको बहुत आसान लैंग्वेज में अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है क्या। ओके, देखिए, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब कभी भी अपन लोग एयर को ब्रीथ करते हैं, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव down toward and the chest cavity expanded and air enter into the lungs। that means जो आपका डायफ्राम वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जैसे ही हम एयर को इंटर करते हैं इनहेल प्रोसेस के थ्रू, तो हमारे जो लंग्स है वो धीरे धीरे फूलने लगते हैं, और फूलने की वजह से जो डायफ्राम वाला हिस्सा है वो डाउन टूवर्ड्स हो जाता है थोड़ा सा। ओके, ताकि जो आपके लंग्स है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस मिल सके। ओके, तो जैसे ही वो डाउन टूवर्ड्स हो जाता है, व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर, और जब कभी भी अपन लोग जो हवा है, दैट मीन्स एयर है, उसको ब्रीथ आउट करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डायफ्राम है बच्चों वो रिलैक्स करता है एंड मूव अपवर्ड, और ऊपर की ओर क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, और उसके एसेस पर जो आपके चेस्ट कैविटी वह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो एयर है वह गोज आउट हो जाता है आपके बॉडी से। ओके, बात समझ में आई। तो ये आपका डायफ्राम वाला हिस्सा है, ये डाउन टू वर्ड हो जाता है जब आप लोग एयर को पंप कर ऑब्जर्व करते हैं, और यह चेस्ट जो है थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, आउटवर्ड हो जाता है। ओके, जैसे मेरे नॉर्मल देख सकते हो, नॉर्मल ये वाला हिस्सा आगे बढ़ गया, क्या है, एयर मैंने अंदर भर रखी है किसमें, लंग्स में, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा देन अगेन फील वी रिलैक्स। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप भी इसमें देख सकते हो ये कि बाहर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपका ये दिखाया गया कि बाहर से हवा को अंदर इंटर कराना है तो ये फूल जाएंगे। ओके, और फूलने के बाद जैसे ही रिलीज करोगे तो इसको फिर से नॉर्मल केसेस पर आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, अब हम बात करते हैं कि इंसानों में ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। किसका ट्रांसपोर्ट होना, कोई चीज़ गाड़ी आड़ी है क्या, नहीं, ट्रांसपोर्ट होता है आपके ब्लड का। ब्लड बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और आपके बॉडी के अंदर इन ब्लड वेसल्स की पाइपों को ही आर्टरी और वेन्स बोला जाता है कंबाइन तौर पर। ओके, देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम देखेंगे इंसानों में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है ब्लड का। देखो, ट्रांसपोर्टेशन हर एक ऑर्गेनिज्म के केस पर अलग है। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, कुछ दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, पर इस केसेस पर क्लास 10th में अपन लोग इंसानों के बारे में, दैट मीन्स ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में ही समझेंगे। देखिए, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना, तो इस प्रोसेस को अपन लोग सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। ओके, बात समझ में आई। और इस सर्कुलेशन सिस्टम पे आपका ब्लड शामिल रहता है, आपके आर्टरी शामिल रहते हैं, आपके वेन्स शामिल रहते हैं, आपके कैपिलरीज शामिल रहेंगे, आपका हार्ट पार्टिसिपेशन लेगा। कैसे लेगा, देखिए सिंपल से मतलब है पंप किसका होना है, ब्लड का होना है, ब्लड कंपलसरी है। आर्टरी यदि पंप होना है तो कोई पाइप चाहिए ना जिसके थ्रू ब्लड पंप हो, तो आर्टरी है। आर्टरी मतलब होता है एक तरीके की नसें। ओके, दूसरा क्या है, वीन्स। जब पंप आपने कर दिया तो कोई ऐसा पाइप भी तो होना चाहिए जो पंप किए हुए ब्लड को वापस हार्ट की ओर लेके आए, तो उसके लिए आपके स्पेशल काइंड्स के पाइप रहते हैं, नसें रहते हैं, जिनको बोला जाता है वेन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिलरीज भी होते हैं, जहां एक्चुअली जो गैस है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में चेंज होते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होते हैं। ओके, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है जिसे जो प्ले करता है आपका सर्कुलेशन सिस्टम पे, वह होता है बच्चों आपका हार्ट। ओके, देखिए ब्लड में देखेंगे ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इट्स कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा। ओके, आप समझिए
कि जो ब्लड है वह आपका फूड को कंटेन करके रखता है ताकि हर सेलों तक पहुंचाया जा सके। दूसरा ऑक्सीजन को कंटेन करके रखता है जिसको कि आप लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हो, और ये आपके धमनियों में या आर्टरी में बहते हैं। तीसरा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी कंटेन करके रखता है। वेस्ट प्रोडक्ट हाउ, कैसे, यूरिन को कंटेन करके रखता है, पेशाब को कंटेन करके रखता है। ओके, और जब यह किडनी के प्रोसेस के थ्रू निकलता है वहाँ से ये ब्लड वेसल, तो वहाँ से फिर सेपरेट कर दिए जाते हैं, किडनी के द्वारा फिल्टर कर दिए जाते हैं ब्लड को, और दैट मीन्स ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने साथ में रखता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द प्लाज्मा, और जो ब्लड है आपका प्लाज्मा से भरा होता है, और इन प्लाज्मा अलग अलग तरीके से ये सेल से मिलकर के बने होते हैं ये प्लाज्मा। आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, तीसरा प्लेटलेट्स होंगे। आरबीसीज जो है उसको रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, और रेड ब्लड सेल्स में जो इसके पार्टिकल्स रहते हैं बच्चों, ओके, रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन को कंटेन करके रखता है, और ये दिखने में रेड दिखाई देता है। सॉरी, आपने देखा होगा, आपके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आया होगा कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसके कलर रेड ही क्यों होता है, दूसरे कलर क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि जो आपके आरबीसीज है वह आपके हीमोग्लोबिन पिगमेंट को कंटेन करके रखते हैं, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट रेड कलर का होता है, और इसी वजह से आपके ब्लड का कलर भी कैसा है, रेड है। ओके, हीमोग्लोबिन के बारे में भी बहुत अच्छा फैक्ट बताया जाता है कि हीमोग्लोबिन किसी भी व्यक्ति में 11 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कम नहीं होनी चाहिए। 11 पॉइंट या 11 से लेकर 13 पॉइंट से यदि कम हुआ तो ऐसे केसेस पर इंसान का डेथ भी हो सकता है। ओके, तो समझना इस बात को। जब आप कभी भी जॉन्डिस तरीके के जो डिसीज़ है किसी बच्चे को ले लेते हैं, जिसको आप नॉर्मली लैंग्वेज पर पीलिया बोलते हो, तो उस केसेस पर लगातार आपका जो वाटर है, सॉरी, आपका जो ब्लड है वह आपको वाटर में कन्वर्ट होता जाता है, और ऐसे पेशेंट में जो खून है, ब्लड है, उसकी कमी पाने जाने लगती है, क्योंकि उसका होमोग्लोबिन भी लेवल जो है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसे केसेस पर जो पेशेंट जिनको पीलिया या जॉन्डिस है वो थोड़ी दूर भी सही कदम से सही तरीके से नहीं चल पाते, वो बेहोशी आती है उनको। ओके, और ज़्यादा लंबे समय तक ये यदि ये जॉन्डिस लगातार बना रहा तो ऐसे केसेस पर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो जॉन्डिस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, डायरेक्ट आपके डॉक्टर से एडवाइस लेना है और उसका ट्रीटमेंट उपचार जल्दी से करना है। ओके, चलिए, खूब सारा चीज़ बताया आपको। दूसरा रहता है आपका वाइट ब्लड सेल्स। आपके प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स से कंटेन रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स से रहते हैं, और प्लेटलेट्स भी कंटेन रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन लोग, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड। जो आपका प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर पाए जाने वाला प्लाज्मा है, वह आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा। नाइट्रोजन वेस्ट इज नथिंग बट द यूरिन। ओके, देन रेड ब्लड सेल्स इज ट्रांसपोर्ट आल्सो द ऑक्सीजन। वाइट ब्लड सेल्स किल द हार्मफुल। ओके, आप समझिए, वाइट ब्लड सेल्स के काम क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स है आपको एज अ प्रोटेक्टिव गार्ड के तौर पर काम करता है, मतलब आपके जर्म्स, बैक्टीरिया और हार्मफुल सब्सटेंस से आपकी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माइक्रोब्स एंड द प्रोटेक्ट द बॉडी। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये ब्लड कोagulation में बहुत ज़्यादा मदद करता है बच्चों। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद उस जगह पर एक ब्लड का थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कोagulation हो जाता है, ब्लड का थोड़ा सा थक्का जम जाता है, जिसको ब्लड कोagulation बोलते हो। तो आपकी बॉडी में दो चीज़ें होने जरूरी है इस ब्लड कोagulation के लिए, एक तो विटामिन के की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, और दूसरा आपका प्लेटलेट्स होनी चाहिए। ओके, प्लेटलेट्स सही अमाउंट पर रहे तभी इस तरीके के प्रोसेस को अंजाम दे पाते हैं वो। और इस केसेस पर यदि इनके की कमी है, प्लेटलेट्स की और विटामिन के की, तो ऐसे केसेस पर व्यक्ति का जो ब्लड कोagulation है वह नहीं होता और खून लगातार बहती रहती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टरी क्या है? आर्टरी इज वन काइंड ऑफ द ब्लड वेसल्स विच आर कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कंप्लीट, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। वेन्स क्या है? वेन्स इज आल्सो वन काइंड ऑफ द blood vessels which carry the deoxygenated blood, and it's collects the all deoxygenated blood from the all body parts and push up towards the heart. That's it. Okay, next क्या है आपका capillaries. Capillaries it one kind of the junction where actually the oxygenated blood is converted into the deoxygenated blood. Okay, उसको अपन लोग capillaries बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं हार्ट की। तो हार्ट में वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें शामिल करना है? ओके, इसको हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें। हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हार्ट में ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका दिल, ओके, बड़ा ही यहाँ हमेशा मैं इस चीज़ का एग्जाम्पल लेता हूँ, लोग बोलते हैं दिल टूट गया। अरे भैया, ये आपका जो हार्ट है इसमें किसी तरीके से कोई हड्डी नहीं रहती, यह मसल से मिलकर के बना होता है, तो ये टूटेगा कैसे? एक्चुअली इसमें हार्ट अटैक मतलब ब्लॉकेज आते हैं,
क्या बोल सकते हैं कि लोग ब्रेकर्स, ये शॉर्टेज आते हैं कब, जब इसके हार्ट के अलग अलग हिस्से से अलग अलग पाइप निकली हुई है, अलग अलग पाइप में यदि कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्या बोलते हो सकते हो उसको, शुगर लेवल, डायबिटीज़ के बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और इस तरीके से आपके जो पासिंग सिस्टम रहते हैं जिसके थ्रू ब्लड बहता है उनमें ब्लॉकेज आने लगने लगते हैं, और ब्लॉकेज आने की वजह से हार्ट अटैक की समस्या पैदा होती है। ओके, तो ये तो बात की बात है, चलो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक तरीके के मसल से बना हुआ ऑर्गन है, विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि पंपिंग करने का काम करता है ब्लड को बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट हैज 4 चैम्बर, हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ओके, और कुछ एनिमल में 3 चैम्बर ही होते हैं, जैसे आप कह सकते हो बर्ड्स, ओके 3 चैम्बर ही होते हैं। ओके, तो हमारे इसमें जो 4 चैम्बर रहता है, तो अपर के जो 2 चैम्बर रहते हैं उनको आर्ट्रिया या आर्ट्रियम बोला जाता है, और नीचे के जो लोअर चैम्बर रहते हैं उसको अपन लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अपर चैम्बर ये आपका ये कहला जाएगा, एक अपर चैम्बर ये, एक अपर चैम्बर ये, और लोअर चैम्बर, तो ये कह जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम, और ये कहला जाएगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये कहला जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कहला जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। ओके, बात समझ में आई। सिंस द वेंट्रिकल पंप ब्लड, जैसे ही वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन, इट्स वॉल द थिकर देन द आर्ट्रिया, तो इस केसेस पर जो है वॉल आर्ट्रिया क्या है थोड़ा सा मोटा हो जाता है जब आपका वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। अब अपन लोग समझेंगे कि कैसे काम करता है अभी। Then the right and the left chamber are the separated by the septum, और साथ में जो आपका राइट चैम्बर है और लेफ्ट चैम्बर है वह आपके पतली पाइप के द्वारा अलग होती है, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज नथिंग बट द सेप्टम बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं हो पाते, तो उसको अलग करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह आपका सेप्टम लेता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, साथ में इस सेप्टम का यूज यह है कि यह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। एंड आर्टरी एंड द वेंट्रिकल हैव द वल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। ओके, साथ में आर्टरियम और वेंट्रिकल के पास में कुछ बल्ब्स रहते हैं जो कि इस चीज में मदद करते हैं कि ब्लड का जो फ्लोइंग सिस्टम है वह बैकवर्ड ना हो, पीछे की ओर ना हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं इसका मेथड एक्चुअली दिया हुआ है कि नहीं, फिर मैं बताता हूं इसको किस तरीके से यह काम करता है आपका। वर्किंग ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द ब्लड। ओके, समझिए। ये आपका वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेशन सिस्टम, इसको समझने से पहले हमें हार्ट को अच्छे से समझना और ब्लड वेसल्स को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है, तभी ये बात समझ में आती है। ओके बच्चों, तो अपन लोग बात कर रहे थे वर्किंग ऑफ हार्ट की, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किस तरीके से आपका काम करता है। तो इनके कुछ हिस्से हैं, यदि इनको हम समझ जाएं तो हमें समझने में आसानी हो जाती है कि आपका हार्ट काम कैसे करता है। देखिए, आपको पल्मोनरी वेन्स दिखाई दे रहा होगा, पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रहा होगा, एरोटा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, वेना केवा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इन हिस्सों को समझें और उसी बेसिस पर हम समझ पाएंगे कि ये आपका कैसे काम करता है। देखिए, ये हिस्सा आपका कनेक्ट रहता है लंग्स के साथ में, लंग्स दैट मीन्स आपका फेफड़े, ये ऐसे कनेक्ट रहता है, और आपका पल्मोनरी जो वेन्स आर्टरी है वह भी आपका लंग्स से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही जो हमारी ऑक्सीजन वाले जो ऑक्सीजन है वह हमारे लंग्स में पहुँचे, लंग्स के थ्रू हमारे एल्वलाई में पहुँचे, एल्वलाई के थ्रू जो है यह पल्मोनरी वेन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड को, मतलब डिसॉल्व कर देते हैं हमारे ब्लड में किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन में डिसॉल्व हुआ और ये आकर के पल्मोनरी वेन्स आकर के आपका कनेक्टेड होता है कहाँ, देख लीजिए पहले, ये पल्मोनरी वेन्स है आपका कनेक्टेड होता है लेफ्ट आर्टरियम में। ओके, तो लेफ्ट आर्टरियम में ये कनेक्ट हुआ, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पंपिंग कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्टेड मेथड के थ्रू, और थ्रू द एरोटा या बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुँचा दिए जाते हैं। ओके, बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुँचा देते हैं, ये वाला हिस्सा भी काम करता है बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुँचाने के लिए। ओके, अब देखिए, बॉडी के अलग अलग हिस्से तक आपका ब्लड चला गया, ब्लड किसके थ्रू गया, आर्टरी के थ्रू गया। अब दोबारा बॉडी के अलग अलग हिस्से से ब्लड का कलेक्शन होगा, और ब्लड का यदि कलेक्शन होता है तो ब्लड कलेक्ट हो करके इन पाइपों के थ्रू इंटर करते हैं,
ये पाइपों के थ्रू इंटर करते हैं किसके, आपके राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में इन पाइपों के थ्रू इंटर करेंगे, यहाँ से राइट आर्टरियम में आए, राइट आर्टरियम से आपके राइट वेंट्रिकल में आए। राइट वेंट्रिकल आपका पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ है और पल्मोनरी आर्टरी जाकर के फिर से आपसे लंग्स से जुड़ा हुआ है। और लंग्स के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है, एल्वोलाई हिस्से से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एल्वोलाई है तो गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं ना। ओके, तो ये कॉमन से चीजें थी हार्ट के बारे में। इसको समझिए क्या है, देखिए लंग्स से ये वाला हिस्सा आपका, लंग्स से ये वाला हिस्सा आपके ये कनेक्टेड है, पल्मोनरी वेन्स ये कनेक्टेड है आपका, ये वाला हिस्सा हो गया आपका लेफ्ट आर्टरियम के साथ में। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो है एरोटा के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचा दिए गए। ओके, बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचा दिए गए, कभी यहाँ आया कभी यहाँ आया, आपके सारे के हिस्से में पहुंच जाता है। और यहाँ से एक्चुअली जो कैपिलरीज होते हैं वहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह दोबारा आएगा और दोबारा आकर के हर एक जगह से कलेक्ट होकर के दोबारा आकर के आपके राइट वेंट्रिकल में थ्रू द वेना कोवा के थ्रू राइट आर्टरियम पे आएंगे। राइट आर्टरियम जो है राइट वेंट्रिकल को पुशअप कर देगा और राइट वेंट्रिकल से ये सारे चीज़ें आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स को सेंड कर दिए जाएंगे। और लंग्स में आपका वही एल्वोलाई है, गैस को एक्सचेंज करेगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू और उसको बॉडी से बाहर, और ये प्रोसेस लगातार आपका चलता रहता है। ओके, आई होप मेरे ख्याल से आपको आपका हार्ट का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ेंगे। ओके, वर्किंग ऑफ द हार्ट। ओके, अब देखिए एक्चुअली मैंने आपको समझा दिया, फिर भी आपको लगे तो आप पढ़ सकते हैं इसको, आप आसानी से पढ़ लीजिए क्योंकि मैं इसको समझा दिया हूं। अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला हिस्सा समझाने लायक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। द हार्ट इन अ मेमल, द हार्ट इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। दैट मीन्स अब हम हार्ट के को मैमल्स में देखेंगे। मैमल्स मतलब ऐसे सारे चीज़ों के वीवी पेरेंट्स होते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, उनको मैमल से बोला जाता है। दूसरा आपका आ जाएंगे बर्ड जो कि है एग प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा आ जाएगा आपका एम्फीबियन, तो एम्फीबियन आपका ये भी एग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रेप्टाइल, से भी आपके एग प्रोड्यूस करते हैं और फिश भी आपके एग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनमें है क्या क्या इनका लेना देना है। देखिए मैमल्स की बात करूं तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं जिनके जो डायरेक्टली स्मॉल बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग को, न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, बर्ड है 4 चैम्बर। अब मैमल्स और बर्ड के पास 4 चैम्बर हार्ट रहते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज द सेपरेटेड बाय द सेप्टम, और जिस तरीके से सेप्टम के थ्रू राइट और आपका लेफ्ट एक दूसरे को अलग करते थे वैसे प्रोसेस उसमें भी रहती है। दिस प्रिवेंट, और ये मिक्सिंग के प्रिवेंट को रोकता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में, और प्रोवाइड करता है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाए इस चीज़ को भी ये कंट्रोल में रखता है। और दिस इज़ द नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी, और इसलिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो मैमल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा देखिए एम्फीबियन और रेप्टाइल की बात करते हैं तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में हार्ट कैसे काम करता है और इनके कितने चैम्बर रहते हैं। देखिए हैव 3 चैम्बर एंड अलाउज सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब समझिए जो आपकी एम्फीबियन है, एम्फीबियन मतलब होता है सच ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इनसाइड ऑफ द वाटर एंड आउटसाइड ऑफ द वाटर इज एज वेल। ओके, तो पानी के अंदर भी रहने वाले, पानी से बाहर रहने वाले जो जीव हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा फ्रॉग। ओके, फ्रॉग एम्फीबियन उनमें, और रेप्टाइल्स में आपके आ जाते हैं जिसमें स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं बैक साइड पे, ये वाले हिस्से पर स्केल प्रेजेंट रहते हैं, स्नेक। ओके, तो इनमें 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट रहते हैं जो कि अलाउ करते हैं किसको, अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ अलाउ करते हैं कुछ मिक्सिंग को, किसकी, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ओके, देयर बॉडी टेम्परेचर इज द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो इनके जो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा वैसा ही रहता है जैसे कि बाहर का टेम्परेचर। ओके, तो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों
जो रेप्टाइल्स हैं वह आपका कोल्ड ब्लडेड आते हैं, मतलब ये ठंडे खून वाले होते हैं। इनको जब कभी भी ऐसा लगे, जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है इनके बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है। इन गर्म नहीं रहते इंसानों के जैसे। हम इंसान हैं, ह्यूमन है, हमारा तो किसी भी सीजन पे बॉडी के इनसाइड ऑफ द बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करिए 37 या उसके आसपास ही दिखाई देगा। ओके, ये समझ में आएगी। लेकिन रेप्टाइल्स के केस में ऐसा नहीं है। रेप्टाइल के केस में एनवायरनमेंट में यदि टेम्परेचर लो गया तो उनके बॉडी टेम्परेचर में भी कमी आती है। इसी वजह से ज़्यादातर जो स्नेक हैं या सांप हैं अपने आप के बॉडी को मेंटेन करने के लिए या अपने आप के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या फिर बोली जाए तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए धूप में निकल आते हैं। ओके, जैसे बरसात हो धूप में निकल आ जाते हैं, तो ज़्यादातर सांप आपको धूप में बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, वही वजह है। और साथ में इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होते रहे। फिश की बात करते हैं तो फिश के पास ओनली 2 चैम्बर हार्ट रहते हैं बच्चों। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, और साथ में जो ब्लड है वह आपको ऑक्सीजनेटेड होती है उनके इसमें गिल्स में, क्योंकि उनमें किस तरीके से कोई भी जो लंग्स सिस्टम है वह आपके फिश में नहीं पाया जाता। ओके, आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांटों में। ओके, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बात करें तो प्लांट के केसेस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका किसका ट्रांसपोर्ट चाहिए? आपका एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट चाहिए, न्यूट्रिशन का चाहिए, मिनरल्स का चाहिए, फूड का चाहिए और वाटर का चाहिए। तो 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है जिसको आप लोग वॉस्कुलर बंडल बोलते हो, और इसमें आपके आते हैं जाइलम और फ्लोएम, दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के हिस्से हैं। देखिए, तो जो जाइलम है आपका वह यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये सिंगल डायरेक्शन पे काम करता है। जमीन से पानी को सोखा, मिनरल्स को सोखा, एलिमेंट को सोखा और ऊपर की ओर पुशअप कर देगा टुवर्ड्स द लीफ। ओके, दूसरा होता है बच्चों इसमें आपका फाइलम, सॉरी नॉट अ फाइलम, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, जो खाना आपका बन के तैयार हुआ है लीफ में, और फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है, तो खाना बने हुए खाने को ये आपका ब्रांच में पहुंचाएगा, रूट में पहुंचाएगा, फ्लावर तक पहुंचाएगा, फ्रूट तक पहुंचाएगा। दैट्स वाई फ्लोएम ऑलवेज वर्क एज अ मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी फंक्शन। ओके, तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें आपको बतानी थी, वो आपको बताई। वाटर एंड मिनरल्स द रूट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू वाटर, और जो मिनरल्स से वह आपके ऑब्जर्व होते हैं। ओके, देन ट्रांसपायरेशन द सेक्शन फोर्स हेल्प टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, और साथ में ये वाटर, सोखे हुए वाटर ऊपर की ओर चले जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्या कह सकते, थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम। ओके, आगे बढ़ेंगे। फ्लोएम के बारे में मैं आपको बताया कि ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज द एक्सक्रेशन। ये यहाँ अच्छा टॉपिक है और मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट हिस्सा है। ओके, कि एक्सक्रेशन होता क्या है। ओके, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, एक्सक्रेशन। इसको समझेंगे। देखिए, एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। दैट मीन्स एक तरीके का वेस्ट है। एक्सक्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको शरीर से बाहर किया जाता है थ्रू द प्रोसेस। वो कैसे वेस्ट प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, उसको हमें बॉडी से बाहर करना रहता है। और उसमें आपका फर्स्ट, और यदि 2-3 मैं बात करूं तो आपका आ जाएगा यूरिन प्रोडक्शन, दूसरा आ जाएगा आपका स्वीट प्रोडक्शन, दैट मीन्स पसीना, और हो गए, ये इंसानों की बात हुई। तीसरा आप यदि मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में आपका आ जाएगा गम, रेजिन। ओके, तो ये और लिक्विड, ये 3 अलग अलग तरीके के जो मैंने प्रोसेस बताई वो आपको प्लांट के केसेस पर एक्सक्रेशन देखने को मिलेगा, और एनिमल मैंने तो बताया दिया, यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा होता है स्वीट का फॉर्मेशन। ओके, वो वेस्ट है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम द सेल इनटू द सराउंडिंग बाय द डिफ्यूजन। दैट मीन्स जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी एक्सक्रेशन प्रोसेस होता है, बट डायरेक्टली होता है। कैसे? सेल से डायरेक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सराउंडिंग में रिलीज कर दी जाती है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप के स्पेशल ऑर्गन रहते हैं उस काम को अंजाम देने के लिए, जिसको क्या आप लोग किडनी सिस्टम बोलते हो। आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन पे देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तब समझ में आगे आपको चीज़ें आएंगे। एक्सक्रेशन सिस्टम में आपके पेयर ऑफ किडनी शामिल रहते हैं, जिसमें 2 किडनी शामिल रहेंगे। पेयर ऑफ यूट्रस शामिल रहते हैं, यूट्रस इज नथिंग बट दिस वन, यूट्रस शामिल रहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर शामिल रहता है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, और साथ में यूरेथ्रा शामिल रहती है जो कि ओपनिंग ऑफ द टिप होता है, जिसके थ्रू जो है आपका पेशाब या फिर यूरिन आपके शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ें आपके शामिल रहते हैं एक्सक्रेशन प्रोसेस में, यदि मैं बात करूँ ह्यूमन की तब। और साथ में एक्सक्रेशन जो यूनिट है जो एक्चुअली काम करता है ब्लड से आपका यूरिन को सेपरेट करने के लिए, तो वह क्या है आपका नेफ्रॉन। ओके, इसको भी अपन लोग समझेंगे। देखिए,
किडनी में ये पाइपें लगी हुई हैं जिसको कि आप लोग आर्टरी और वेन्स बोलते हैं। किडनी के अंदर स्पेशल यूनिट होते हैं जिनको कि नेफ्रॉन बोला जाता है, मैं अभी बताऊंगा अभी। ओके, किडनी में जैसे यूरिन का जो फिल्ट्रेशन है वह हुआ ब्लड से, इसके बाद ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, ये 2 यूरिनरी ब्लैडर है ये आते हैं और ये आकर के आपको नहीं नॉट अ यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज अ यस यूरेट्रस। ओके, यूरेट्रस है ये, यूरेट्रस के थ्रू दोनों आकर के यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाते हैं ये पानी जो वेस्ट वाटर है, दैट इज द यूरिन। और उसके बाद में आपका थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू जो है यहाँ ओपनिंग टिप होती है जिसको आप लोग ये बोलते हैं, और यहाँ के थ्रू जो है यह शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों के केसेस पर कुछ इसी तरीके के आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम पे। ओके, देखिए यहाँ से वाटर जो ब्लड है वहाँ से यूरिन को कलेक्ट किया गया किडनी के द्वारा। किडनी के अंदर आपका नेफ्रॉन है और ये आपका ये वाले हिस्से से जिसको आप लोग क्या बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं, इसके थ्रू जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर में आकर कलेक्ट हो गया और यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर। ओके, आगे देखिए, यहाँ आपको समझ में आने लगेंगे चीज़ें। ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं तो कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, किडनी के पेयर ऑफ किडनी रहते हैं, एक ही है। ओके, अब देखिए किडनी के ऊपर एक छोटा सा ये आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको कि आप लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हो। ओके, इसकी अब एक किडनी को यदि ट्रांसवेल सेक्शन किया जाए, टीएस निकाली जाए, आधा हिस्सा काट दिया जाए तो उसके अंदर देखेगी चीजें कैसे। मेड्यूला दिखाई देता है, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा रहता है, रेनवल पेल्विक रहता है, रेनवल वेन्स रहता है, रेनलरी आर्टरी शामिल रहते हैं। ओके, और साथ में इन किडनी के अंदर आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, जो कि आपके सामने ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन में होता क्या है बच्चों, प्रोसेस क्या है इसका नेफ्रॉन का। ओके, तो नेफ्रॉन का ये वाला जो हिस्सा रहता है जिसको कि आप लोग ग्लोमेरुलस बोलते हो, ये आपका कनेक्ट रहता है किसके साथ में, ब्लड वेसल्स के साथ में, जिसके के आर्टरी की बोलते हो आप लोग। ओके, तो आर्टरी के अंदर जब ये ग्लोमेरुलस वाले हिस्से से आर्टरी गुजरता है तो आपको पता है डिफ्यूजन प्रोसेस, कि डिफ्यूजन में होता क्या है। डिफ्यूजन में जो पार्टिकल ऑफ मूवमेंट है, पार्टिकल हैं एक सब्सटेंस के, वह मूव हो जाते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर। तो आपके जो ब्लड है वह एक तरीके का हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन है, तो यहाँ से जो आपके यूरिन पार्टिकल है वो यूरिन है वह किसकी ओर पास हो जाएंगे, ग्लोमेरुलस की ओर पास हो जाएंगे। और ग्लोमेरुलस जो है इन सब को, ये पाइप लगी हुई है येलो कलर की, इन सबको कलेक्ट कर देता है किसको, कलेक्टिव डक्ट में। और कलेक्टिव डक्ट जो है कलेक्टिव डक्ट में आपके कलेक्ट कर देता है। कलेक्टिव डक्ट जो है आपके इस ये किडनी के ये वाले हिस्से से जुड़े रहते हैं जिसको कि आप लोग यूरेटर बोलते हो। यूरेटर से जुड़े रहते हैं कौन, आपके कलेक्टिव डक्ट। कलेक्टिव डक्ट में जब यूरिन इकट्ठा हो गया तो वो इसको पास अप कर देता है किसके द्वारा, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। और यूरेटर आपके किससे लगी हुई, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हुआ और इसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू ये शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी और इसका क्रियाकलाप भी आपको समझ में आया होगा। क्या बोला मैं, ग्लोमेरुलस के अंदर से एक पाइप गुजरी होती है जो कि ब्लड वेसल्स की होती है। ब्लड वेसल्स के मतलब ब्लड के अंदर आपका यूरिन फॉर्म होता है, ये सॉरी ब्लड के अंदर आपका यूरिन रहता है, दैट मींस नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस ब्लड के अंदर है तो वहां हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन होगा वो। ओके, लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन क्या होगा, ग्लोमेरुलस की थिक वॉल। ओके, तो यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, दैट मींस हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल की ओर पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस मूव हो जाते हैं। इसी वजह से ब्लड पाइप से आपका ग्लोमेरुलस की ओर जो यूरिन पार्टिकल यूरिन सब्सटेंस है वह पास हो जाते हैं। और जो आपका ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा ये आपके कलेक्टिव डक्ट से कलेक्ट रहता है, इसमें आकर के यूरिन भर गया और ये कनेक्ट रहता है आपके किससे यूरेटर से। तो यूरेटर जो है आपके यूरिनरी ब्लैडर में आकर के पूरा जो यूरिन है उसको छोड़ देगा और यूरेथ्रा के थ्रू जो है शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो वही बात है मैंने अभी आपको बताई। देखिए ये जो पाइप है वह एक तरीके का आपका क्या है, आर्टरी है। ओके, और इसको बोमेन कैप्सूल बोला जाता है, बोमेन कैप्सूल। और ये वाला हिस्सा जो ये यहाँ से यहाँ तक है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो बोमेन कैप्सूल ये जो आपका येलो कलर का दिखाई दे रहा है बच्चों, और इसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। मैंने अभी आपको बताया था कलेक्टिंग डक्ट। तो ये यहाँ से ब्लड ऐसे गुजरा और यहाँ से ये ब्लड जो है फिर वापस ऐसे आकर के यहाँ से निकल जाते हैं। तो जो ब्लड के अंदर यूरिन रहता है वह आपके वुमेन कैप्सूल ऑब्जर्व कर लेता थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अभी मैंने बताया उसको। और ये आकर के पूरा कलेक्ट हो जाता है आपका किसमें, कलेक्टिव डक्ट में। कलेक्टिव डक्ट किससे कनेक्ट रहता है, आपका यूरेटर से कनेक्ट रहता है। और यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं यूरिन। ओके,
ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, नेफ्रॉन का काम क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट क्या है, तो इसका तो मैंने बता दिया है आपको। एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, इन प्लांट द गैसेस वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन। ओके, तो जो प्लांट के केस में है, तो इसमें प्लांट के केसेस में जो है गैस एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका सोखा जाता है प्लांट के द्वारा और ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है। तो ऑक्सीजन गैस भी एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट हुआ किसके लिए, प्लांट की, तभी तो वो रिलीज करता है। यदि वो वेस्ट नहीं होता तो रिलीज क्यों करता। ओके, तो ऑक्सीजन रिमूव कर देता है बॉडी से अलग, जो थ्रू द प्रोसेस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, एक तरीके का पोर है जो लीफ के सरफेस में पाए जाते हैं। ओके, तो वाटर इज रिमूव थ्रू द स्टोमेटा, और वाटर भी रिमूव कर दिए जाते हैं, तो वाटर भी एक तरीके क्या हुआ इसके लिए, वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन, और इसको प्रोसेस को अपन लोग ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आपके स्टोमेटा के थ्रू जो है बाहर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। ओके, some waste product can store in the leaves and the remove from the when the leaf dry and the fall off। that means कुछ जो वेस्ट हैं, प्लांट वेस्ट हैं, वो आपका लीफ में कंटेंट रहते हैं। जब कभी भी लीफ टूट करके वहाँ से निकलता है तो वेस्ट जो है निकल जाते हैं या फॉलन ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। some waste produce are the storage stored in the vacuum, some waste produce like a gum and the resin। और कुछ जो वेस्ट होते हैं प्लांट वेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो रेजिन हो सकते हैं, गम हो सकता है, और कुछ लिक्विड हो सकते हैं। ओके, इसके साथ ही ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच।